हेलो एवरीवन, नमस्कार। पीडीएफ ऑन टेलीग्राम एंड लिंक इन कमेंट। आज के द हिंदू की शुरुआत होती है बांग्लादेश की पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के निधन के साथ। एक झलक लोधी गार्डन को देखते हुए बात करेंगे सोशल मीडिया रेगुलेशन पर। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट इथिकल डिलेमा है। यूपीएससी बार बार GS4 में सोशल मीडिया रेगुलेशन एंड इथिकल डिलेमा के बारे में पूछता है। फिर इसे कनेक्ट करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द हिंदू, नॉट कलेक्टिंग फैक्ट but think, relate, integrate and apply in answer writing. Now, in the first editorial बताता है कि दुनिया मल्टीपोलर है, द वर्ल्ड इज मल्टीपोलर, बट उसके ट्रेड्स मतलब बिहेवियर एंड फंक्शनैलिटी आज भी बाईपोलर है। जहां हम कंक्लूड करते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर इज इन मेकिंग एंड मल्टीपोलरिटी टेकिंग अ कंक्रीट शेप। वहीं पे दूसरा आर्टिकल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि FTA को सेलिब्रेट करने से पहले हमें सेल्फ इंस्पेक्शन करनी चाहिए कि इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूटिलिटी इतना लो क्यों है, उसे स्ट्रेंथन कैसे करें जिससे कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो एंड मेक इन इंडिया को बूस्ट मिले। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट हैज़ इम्पैक्टेड मी इज द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ये आर्टिकल रिमाइंड कराता है कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं, बस दिखना भी चाहिए। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। एंड द नेक्स्ट, इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना अगेन इन द न्यूज़। गिग वर्कर्स का प्रोटेस्ट। गिग वर्कर्स कौन होते हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का सिविलियन मार्केट में एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। एंड द लास्ट वी विल सी इंडो पैसिफिक में टेंशन है, जहां चाइना एंड ताइवान, चाइना कंटिन्यूस फायर ड्रिल कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या फिर पावर सिग्नल भेज रहा है। हिंदू में सारा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिलेबस के को फॉलो करें एंड PY को फॉलो करें एंड सारे आर्टिकल से 2 से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकाल लेते हैं, काफ़ी है, सफिशियंट है। फोकस ऑन रिवीजन, स्टैटिक पे फोकस कमांड करें एंड वीडियो के अंत तक बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड मोटिवेट करें फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़ एंड दैट इज इंटरनेशनल न्यूज़ बांग्लादेश से। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर आप 80 साल के थे, निधन हुआ। एंड 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, फर्स्ट टाइम 1991 टू 1996 एंड द सेकेंड टाइम 2001 टू 2006। शी वॉज लीडर ऑफ द बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP एंड कंपिटिटर ऑफ शेख हसीना। अपने लास्ट ईयर में करप्शन की चार्ज झेल रही थी एंड हॉस्पिटल में थी इस दिस टाइम और डेथ हो गया है। अगेन प्रीलिम्स के लिए वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि से मी द नेम ऑफ स्टेट। इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जिनका बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, एंड दैट इज़ 5। बार बार इंडिया बांग्लादेश का न्यूज़ में होना ये बताता है कि लोकेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 स्टेट, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेकंड, लोधी गार्डन, जस्ट एक फिगर था हिंदू में, तो एक हिस्ट्री से हल्का रूबरू हो जाते हैं कि क्या है दिल्ली सल्तनत। और इस लोधी गार्डन के अंदर सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी के टॉम्ब्स ऑफ सिकंदर लोधी, सिखा गुंबज, बाड़ा गुंबज एंड मोहम्मद शाह टॉम्ब, ये सईद डायनेस्टी के हैं। लोधी डायनेस्टी मतलब लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें इब्राहिम लोधी लास्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 जिसमें बाबर जीता और मुगल सल्तनत का स्थापना किया। सेकेंड, सिकंदर लोधी, बार बार क्वेश्चन पर आता है। आगरा सिटी, आगरा की स्थापना इन्होंने की थी एंड कैपिटल को मूव किए थे 1505 में। दैट्स जस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल, सोशल मीडिया रेगुलेशन। इसका कहानी क्या है? इसका कहानी ये है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक एडवाइजरी नोटिस किया है सोशल मीडिया को कि आप प्रोएक्टिवली ऑब्सीन कंटेंट जैसे इमोरल कंटेंट, पोर्नोग्राफिक टाइप का कंटेंट को आप प्रोएक्टिवली टेक डाउन करें, उसको हटा लें। ये एडवाइजरी है। और लार्ज प्लेटफॉर्म जिनके 50 लाख से ऊपर यूज़र हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करें एंड सच कंटेंट को रिमूव करें। अगर आप रिमूव नहीं करते हैं तो आपके
कंप्लाई किया जाएगा आईटी रूल के तहत 2021 के अंडर आप पे एक्शन लिया जा सकता है। नाउ व्हाट इज इथिकल डिलेमा इन दिस इशू, इसको सोचना इस तरीका से कि रेगुलेशन, अगर ओवर रेगुलेशन किया जाए अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर ओवर रेगुलेशन किया जाए सोशल मीडिया को तो अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हो जाता है। अगर अंडर रेगुलेशन किया जाए, कोई रेगुलेशन नहीं किया जाए या अंडर रेगुलेशन हो, तो हार्मफुल कंटेंट, पोर्नोग्राफी टाइप कंटेंट स्पीड होता रहेगा एंड दैट विल दिस इज अगेंस्ट द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा ऐसे कंटेंट देखेंगे तो। एंड टीपीएसपी में आर्टिकल 39(f) में प्रोविजन है, स्टेट का ड्यूटी है कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एंड ये भी इम्पैक्ट करता है कि राइट टू प्राइवेसी, 99% जो भी कंटेंट होते हैं ऑप्शन कंटेंट वो वीमेन से रिलेटेड होते हैं, तो वीमेन का डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 डिग्निटी भी आर्टिकल 21 में ही आता है। आर्टिकल 39(f) बार बार आ चुका है प्रीलिम्स में कि इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के से ऐड किया गया था 1976 में। तो डिलेमा ये है कि अगर ओवर रेगुलेशन करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन, अंडर रेगुलेशन करते हैं तो फिर आर्टिकल 39 का वायलेशन। और एक और पॉइंट रिमेंबर करना कि आर्टिकल 92 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्रोविजन है ऑलरेडी, जिसमें डिसेंसी, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर 3 फैक्ट है, इसके अंडर होनी चाहिए। इसमें आप स्टेट रेगुलेट कर सकता है, डिसेंसी होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए एंड पब्लिक ऑर्डर होनी चाहिए। तब इशू क्या है इसमें कि देयर इज नो क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ ऑब्सनिटी। क्या ऑब्सनिटी होनी चाहिए, उसका कोई ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर डेफिनेशन नहीं है। कितना गाली देना इमोरल है ये कैसे पता चलेगा, कौन डिफाइन करेगा, ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कितना कपड़ा इमोरल है, किस तरह का आर्टिकल ऑब्सनिटी के अंदर आता है, दिस नॉट हैज बीन क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड। एंड प्लेटफॉर्म कभी कभी रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इंडियन डोमेस्टिक लॉज को। एग्जाम्पल में ट्विटर लास्ट ईयर न्यूज़ में था, एक्स। इथिकल गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि ब्लैंकेट बैन कर दें, बट प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन करना है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रहे, मतलब सेफ डिजिटल, जहाँ पर सेफली हर कोई अपना बातों को रखे, एंड पब्लिक चाइल्ड प्रोटेक्शन भी हो, पब्लिक मोरालिटी भी हो, मोरालिटी भी सेफ रहे। तो सारा को बैलेंस करते हुए अगर रखना है, कैसे होगा, क्लियरली डिफाइन कर दो क्या ऑप्शन कंटेंट है। इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो लास्ट में वे फॉरवर्ड में लिखना ही है कि जीआरएम मैकेनिज्म होनी चाहिए जो इस चीज़ को देखे, लोगों की क्रिटिसिज्म को सुने, कंप्लेंट्स को सुने, उसे रिजॉल्व करे एज सुन एज पॉसिबल। जीआरएम का मतलब ये होता है कि वो लोगों की कंप्लेंट को सुनता है। एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप ऐसे कंटेंट को बढ़ावा ना दें, आप अपने एल्गोरिथम को इस तरीके से सेट करें कि ऐसे कंटेंट को बढ़ावा ना मिले, अदरवाइज दैट्स ऑल। ये बस देखना है कि इथिकल डिलेमा का मतलब अगर ये करें तो इस आर्टिकल के अगेंस्ट है, ये करें तो ये दिस इज डिलेमा मतलब किधर जाएं, दोनों तरफ खाई है। इस तरीक़ा से GS4 को सारे पेपर्स को डील करना है। नेक्स्ट आर्टिकल द सेम वाज related to Khalida Jia, and now come to the editorial part. Multipolar world with bipolar characteristics. Just इतने मीनिंग में बोलते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वर्ल्ड हैज़ बिकम मल्टीपोलर, बट अभी भी कैरेक्टरिस्टिक बाइपोलर है। यूएस चाइना, बट देयर इज वेरियस पावर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, ग्लोबल साउथ। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक अभी भी चल रहा है, जो राइवलरी चल रहा है वो यूएस एंड चाइना। नाउ इनका फर्स्ट आर्टिकल का स्टार्ट होता है ब्लॉकेड ऑफ वेनेजुएला। क्यों वेनेजुएला का ब्लॉकेड यूएसए किए हुए हैं या फिर क्वारंटाइन किए हुए हैं चारों तरफ अपने मिलिट्री से, वेनेजुएला के चारों तरफ अपने मिलिट्री से। मोनरी डॉक्ट्रिन के अंदर, मोनरी डॉक्ट्रिन का कहना है कि यूएस मस्ट डिनाई इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बाय आउटसाइड पावर इन लैटिन अमेरिका एंड इंश्योर दैट वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिमेन। यूएसए का मेन पर्पस है कि साउथ अमेरिका में किसी भी अदर पावर का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, वहाँ पर बस केवल और केवल यूएस का डोमिनेंस एंड इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। ये
मॉनरी डॉक्ट्रिन है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ट्रम्प, और उसी के अंडर ब्लॉकेड ऑफ वेनेजुएला, जहाँ पर इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना एंड रसिया हो रहा है। लूजिंग इंटरेस्ट इन यूरोप। सेकेंड, देखा जा रहा है यूएस के एक फॉरेन स्ट्रेटजी में कि यूएसए इज लूजिंग इंटरेस्ट इन यूरोप। वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर के बाद, या फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए का मोस्ट फोकस था यूरोप की तरफ, उसके सिक्योरिटी को इंटरेस्ट को इंश्योर करना। अब देखा जा रहा है कि लूजिंग इंटरेस्ट इन यूरोप, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो रिसेंट आया है यूएसए का, उसका एक फीचर है कि यूएसए अपना यूरोप से इंटरेस्ट लूज कर रहा है। थर्ड पॉइंट, 3 ग्रेट पावर का राइज हो रहा है। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, इमरजेंस ऑफ यूएस यूनिपोलर हो गया 1991 के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। अब क्या हुआ कि एंड ऑफ यूनिपोलैरिटी डज नॉट मीन द एंड ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस। इनका फिर कहना है कि ठीक है, करंट सिनेरियो में एंड ऑफ यूनिपोलैरिटी हो चुका है, मल्टीपोलैरिटी आ चुका है, बट फिर भी यूएसए का डोमिनेंस अभी करंटली कुछ समय तक रहेगा। चाइना इंडिया का राइज हो चुका है। रसिया भले मिलिट्रली स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली वीक है, पॉपुलेशन कम है, बट एरिया ज़्यादा है, एजर्टिवनेस है कि अपने एजर्टिवनेस है, रिलेटिव स्मॉल है, स्फीयर श्रिंक कर रहा है, बट ज्योग्राफी फास्ट है, एबंडेंट एनर्जी है, मिनरल रिसोर्स है, एंड विलिंगनेस टू यूज फोर्स टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। मतलब इसका किसी भी अपने फॉरेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एजर्टिव फोर्स अप्लाई कर सकता है। ये विलिंगनेस इसको रसिया को एक पावरफुल फोर्स बनाता है। चाइना इकोनॉमिकली राइज कर रहा है, मिलिट्री राइज कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यू कोल्ड वॉर हैज इमर्ज्ड बिटवीन and 3 great power with diverging interest pulling each other. मिली पावर जापान, ब्राज़ील कंटिन्यू टू राइज। अब कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। यूनिपोलर 1991 के बाद हुआ, रिसेंटली मल्टीपोलर हो गया। क्योंकि इकोनॉमिकली काफ़ी कंट्रीज, इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, काफ़ी कंट्री इकोनॉमिकली पावरफुल बने हैं और मिलिट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अभी भी मल्टीपोलर कंक्रीट शेप नहीं लिया है, एंड ग्लोबल ऑर्डर इज इन मेकिंग, एंड दैट इज रीज़न। जब भी जैसे चेयर का लेग्स है, 2 लेग था मल्टीपोलर में, स्टेबल था, अब डिफाइन ही नहीं हो रहा है कितने पोलर हैं। तो अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी वन ऑफ द रीज़न है इसके, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर डिफाइन अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, कंक्लूड हो चुका है, साइन अभी होना बाकी है। इंपॉर्टेंस इसका इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंस है कि फ्री ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, हमारा ओवर डिपेंडेंस रहा है यूएस एंड यू मार्केट में 20 से 25%। रिसेंटली यूएस का 50% टैरिफ है, टैरिफ कम होने का फ्यूचर में कोई संभावना नहीं है। एंड यूएस का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी बहुत स्लो पेस से चल रहा है, तो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया वॉज इन नीड। तो हम एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन को। यूके के साथ एफटीए किए हैं, ओमान के साथ किए हैं, फिर रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ कंक्लूड हुआ। डिपेंडेंसी इससे रिड्यूस होगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, सर्विस लेड एक्सपोर्ट होगा। रिसेंटली कंप्लीमेंट्री विथ कंप्रोमाइज, इसका कहना है ना कि पहले जो भी एफटीए होता था वो अपने स्ट्रेंथ से साइन नहीं करते थे। रिसेंट का जो भी इंडिया ने एफटीए साइन किया है वो अपने स्ट्रेंथ के बल पे साइन कर रहा है। कैसे? पहले बस गुड्स को ही, या डब्ल्यूटीओ को जो ट्रेड एग्रीमेंट था उसमें बस गुड्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था। हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज और मोबिलिटी को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो कि मेरा अपना स्ट्रेंथन पॉइंट है। सर्विसेज में, मोबिलिटी में वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द सर्विसेज। डेयरी में, एग्रीकल्चर में अपना मार्केट को ओपन नहीं कर रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर यूएसए के साथ कन्फ्लिक्ट है। लेबर इंटेंसिव जो भी एरिया है उसको ज़्यादा एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, अपीयरल, लेदर एंड फार्मा। स्किल प्रोफेशंस को मोबिलिटी दे रहे हैं, बाहर जाकर काम करें, जिससे रेमिटेंसेंस आएगा। नाउ ठीक है, बोला जा रहा है कि 22.4 बिलियन का ही ट्रेड है न्यूजीलैंड के साथ, पोटेंशियल है इसको इंक्रीज करने का। बात चले कि नेक्स्ट 5 ईयर में इसको डबल कर देंगे, पोटेंशियल है। क्वेश्चन आते हैं इसको यूटिलाइज करें, कैसे करें। एफटीए इंडिया जितने भी कंट्री के साथ साइन किए हैं, जैसे कि एशियन के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, तो ऐसा देखा जा रहा है कि हिस्टोरिकल इंडिया जिस भी कंट्री के साथ एफटीए साइन किया ट्रेड डेफिसिट में जाता है, हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। कैसे उस एफटीए को यूटिलाइज करें,
तो सक्सेस ऑफ FTA, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हाउ इट इज़ यूटिलाइज्ड। इन द पास्ट इंडिया हैज़ एग्जिबिटेड अ लो यूटिलाइजेशन रेट, केवल 25% हमारा यूटिलाइजेशन रेट रहा है, जबकि डेवलप कंट्री का यूटिलाइजेशन रेट 70 to 80% रहा है। कैसे इसको इंक्रीज करें, अवेयरनेस फैलाएं लोगों में, एक्सपोर्टर्स में, खासकर फार्मर्स में, किस मार्केट में, कौन से कंट्री के किस मार्केट में क्या डिमांड है, कैसे उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को अल्टर करें, मैन्युफैक्चर करें एंड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, वहाँ के डिमांड को नज़र में रखते हुए स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी को स्ट्रेंथन रखें, स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ ओरिजिन रखें। ऐसा ना कि चाइना का जो गुड्स है वो अब मेरे FTA है, जैसे कि एशियन कंट्री के थ्रू होते हुए हमारे मार्केट में आकर फ्लड करते हैं। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन के स्ट्रेंथन रखें, डोमेस्टिक कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करें। क्यों? MSME को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, फंड दे, फाइनेंस दे, स्किल उसे लेबर को स्किल्ड करें, फंड दें MSP को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा करें। कल ही का आर्टिकल था शशि थरूर जी का, जिसमें इंडिया का डेटा था कि 0.6 to 0.7 तक कहीं परसेंटेज GDP का परसेंटेज रिसर्च में है, जबकि चाइना का 2.4, USA का 3.5 एंड इजराइल का 5.4 था। काफ़ी लो है, रिसर्च में डेवलपमेंट में स्पेंड करें। नाउ कैसे यूटिलाइज करें अपने FTA को, दैट इज द कोर ऑफ द आर्टिकल। मेंस में यहीं से लिखना है, ओके, और कुछ नहीं। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कहानी क्या है? लॉ ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, यूट्यूब पे जो रील्स में है कि न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला। इस कहानी इसका शुरू से समझते हैं। कहानी क्या है कि सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, रेप हुआ अगेंस्ट अ माइनर बाय सिटिंग MLA। ओके, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग एंड डिस्गस्टिंग। पोस्को एक्ट उस पर लगा, CBI के द्वारा इंक्वायरी को दिया गया। फास्ट ट्रैक एंड पनिशमेंट, पोस्को एक्ट का मतलब ही होता है कि फास्ट ट्रैक हो उस पनिशमेंट को, क्योंकि वेरी ग्रेव ये पनिशमेंट इंसिडेंस है, ग्रेव पनिशमेंट हो, फास्ट ट्रैक हो, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाए। ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड पाया गया, कन्विक्टेड है, दोषी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया। अब नेक्स्ट क्या होता है? गिल्टी वाज एस्टेब्लिश्ड, गिल्टी हैं, एंड जब गिल्टी कोई हो जाता है तो हर किसी को राइट होता है अपील करने का। उन्होंने अपील किया, एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का भी राइट होता है कि अपील जब तक मेरा पूरा सुनवाई नहीं हो जाए तब तक मेरा जो सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ने दिया उसको सस्पेंड कर दिया जाए। ये लीगल है, राइट है। हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया सेंटेंस को, इस सेंटेंस को। इसका मतलब क्या हुआ? सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ कि कन्विक्शन जो ट्रायल कोर्ट दिया था ना वो सस्पेंड नहीं किया, कन्विक्शन अभी भी है, बट हाई कोर्ट का कहना है कि अभी जेल नहीं होगा, मतलब एक्विटल नहीं हुआ, जेल नहीं होगा। कन्विक्शन स्टिल है बट जेल नहीं होगा, स्टिल कन्विक्टेड, जजमेंट इज रिमेन वैलिड, जेल नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट उस पर फिर से अपना सुनवाई पूरा ना कर ले, चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 5 साल लगे। तो फिर से हाई कोर्ट का जब तक हाई कोर्ट उस पर फिर से अपील पे सुनवाई ना कर ले तब तक सेंटेंस रहेगा। ट्रायल कोर्ट का जो सेंटेंस था वो पॉज रहेगा, टेम्पररी पॉज रहेगा जब तक सुनवाई नहीं हो जाएगा। तो वो बेल हो गया, बेल पे बाहर घूमते रहेंगे। नाउ ये सेट असाइड कर दिए, वनली सस्पेंडेड सेंटेंस नॉट जेल टर्म टिल अपील इज डिसाइडेड, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इतना ग्रेव इंसिडेंस हुआ तो ये पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद डायलोड डिटरेंस, इससे डिटरेंस कि अगर इस तरीक़ा से बेल मिल जाए, इजीली बेल मिल गया, फिर अपील इनसेंसिटिव टू विक्टिम्स, विक्टिम पे क्या गुजर रहा होगा उसके साथ कि अब जो मेरा परपेट्रेटर था वो फ्रीली घूमेगा, रॉन्ग सिग्नल्स टू द सोसाइटी। इस केस में अब आता है सुप्रीम कोर्ट, प्रोटेस्ट हुआ, सिविल सोसाइटी, वीमेन ग्रुप बाहर, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है और हाई कोर्ट के जो स्टे था, सस्पेंशन था, उस पर रोक लगा दिया। नाउ इट इज़ गुड न्यूज़, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा किया। तो अब कल इसमें भी डिलेमा है, रूल ऑफ लॉ, हाई कोर्ट अपना रूल फॉलो कर रहा था, विक्टिम के साथ क्या होगा। बट क्या क्या चीज़ें हैं इसमें थोड़ा आर्टिकल में बताया है। फर्स्ट कि दिल्ली हाई कोर्ट ने देन सिटी के MLA ट्रायल कोर्ट जो भी ये हुआ स्टार्टिंग, ओके, स्टार्टिंग वही सेम स्टोरी है, सिटिंग MLA
पुलिस सीबीआई को ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे बोला जाए कि सस्पेंशन जो होनी चाहिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है 1999 में कि एक्सेप्शनल होनी चाहिए। इतना ग्रेव इंसिडेंस था, उसमें भी आप सस्पेंशन कैसे देख सकते हैं? सस्पेंशन टू बी एक्सेप्शनल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 99 में बोल चुका है। फिर डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, क्योंकि पोस्को एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट डिफाइन नहीं है। पोस्को एक्ट में ऐसा बोला गया है कि पनिशमेंट काफ़ी एग्रेवेटेड होगा, हाई पनिशमेंट दिया जाएगा अगर ऑफेंडर पब्लिक ऑफिसर है। और जो ट्रायल कोर्ट था, उन्होंने पाया कि ये एमएलए थे तो पब्लिक सर्वेंट हुए। ट्रायल कोर्ट पाया कि ये पब्लिक सर्वेंट थे। हाई कोर्ट बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, क्योंकि पोस्को एक्ट डिफाइन नहीं किया है पब्लिक सर्वेंट को, और हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट डिफाइन नहीं किया। तो एनोमली यह है कि पटवारी विलेज का अकाउंटेंट, पुलिस और कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट है, बट एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है हाई कोर्ट के इस जजमेंट में। एंड एक लिबरल इंटरप्रिटेशन किया था हाई कोर्ट। अब क्या है उस पर क्रिटिसिज्म करने की बात नहीं है, बट दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट रॉन्ग था। और किस तरीके से ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज़ को दिया, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। एंड जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। फेयरनेस अब मोस्ट वल्नरेबल इसमें क्या है? एक और पॉइंट है कि कस्टडियन डेथ हो चुका है उसके फादर को, उस बच्ची के फादर का, और ट्रक एक्सीडेंट में उसकी लॉयर और 2 अंट में मारे जा चुके हैं। इस टाइप की घटना के बाद भी सस्पेंशन देना, दिस इज कंसर्निंग एंड वेरी डैमेजिंग इमोशनली, बट इमोशनली बैलेंस्ड। इथिकल डिमांड दैट जजेस कंसिडर सोशल इम्पैक्ट, ट्रॉमा ऑफ विक्टिम्स एंड मैसेज इनटू सोसाइटी। क्या जाती है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जजमेंट दे रहे हो, सोसाइटी को क्या सिग्नल जा रहा है, विक्टिम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कंपैशन टुवर्ड्स द विक्टिम, द वीकर सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन, द वॉइसलेस, हेल्पलेस एंड होप, दैट इज द फेयरनेस। आर्टिकल 14। नेक्स्ट आर्टिकल वी विल डील लेटर इसके साथ क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल कि इंडिया अगेंस्ट फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, $4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। जर्मनी को कुछ 2030 तक ओवरटेक करके थर्ड बन जाएगा। अभी किसको किया ओवरटेक? जापान को। ओके, गिग वर्कर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्क होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म पे सोशल मीडिया नहीं, प्लेटफॉर्म जो इंटरमीडिएट होता है, कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होता है जैसे जोमेटो, स्विगी, उस प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं एज ए फ्रीलांसर। दिस इज द वर्ड्स ऑफ डिफिनेशन। फ्रीलांसर के रूप में कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म पे काम करते हैं। तो उनका कंसर्निंग है कि एक्सक्लूजन फॉर द लेबर इंटाइटलमेंट, उनको लेबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, लीगल स्टेटस नहीं मिलता है जो भी लेबर को मिलता है, वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर है, एक्सप्लॉयटेटिव एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जो भी प्लेटफॉर्म का है एक्सप्लॉयटेटिव है, कोई मिनिमम वेज नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, लॉन्ग वर्किंग आवर, आर्बिट्री पेनल्टी है। पॉलिटिक्स कैसे इंटरलिंक है? आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती चैन में बांध के काम करवा रहे हैं। फोर्स लेबर का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ भी है कि फोर्स लेबर का मतलब ये भी होता है कि कोर्ट ने इंटरप्रेट कर चुका है कि बिलो मिनिमम एज पे भी अगर काम करवा रहे हैं आप किसी से, तो वो फोर्स लेबर है। चाहे आप ज़बरदस्ती करवा रहे हो या इकोनॉमिक कंपल्सन के साथ करवा रहे हो, उसको वो इकोनॉमिकली इतना वीक है कि वो अपना आवाज़ नहीं उठा सकता है, उस केस में भी उसको अब काम करना पड़ेगा बिलो मिनिमम वेज पे, उसको भी फोर्स लेबर बोला जाता है। दिस इज इक्वल टू फोर्स लेबर। आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है डिग्निटी लाइवलीहुड। आर्टिकल 39E प्रोटेक्ट वर्कर्स हेल्थ एंड राइट टू सोशल सिक्योरिटी। आर्टिकल डीपीएसपी, अगेन डीपीएसपी 41, हर किसी को वर्कर को सोशल सिक्योरिटी का दर्जा होनी चाहिए। आर्टिकल 41, इट इज द स्टेट ड्यूटी टू इंश्योर दैट। नाउ दिस इथिक्स में भी पूछा सकता है, आप सोचना क्या इथिकल डिलेमा हो। डिलेमा क्या है कि अगर ज़्यादा रेगुलेट कर देना तो जो प्लेटफॉर्म है जोमेटो, उसको घाटा हो जाएगा, वो फिर जॉब देना बंद कर जाएगा, वो घाटा हो जाएगा, वो कंपनी बंद हो जाएगी, तो मार्केट ही बंद हो जाएगा, गिग मार्केट ही बंद हो जाएगा अगर ज़्यादा रेगुलेशन कर देंगे तो कैसे इसको कैसे बैलेंस करें?
कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है जो रिकॉग्नाइज किया है, रिसेंट का जो लेबर कोड आया है गिग वर्कर्स को, बट इम्प्लीमेंटेशन वीक है और रिकॉग्निशन लीगल है, कोई गारंटी नहीं है। एंड एम्प्लॉय का दर्जा नॉट क्लासिफाइड एंड एम्प्लॉय का दर्जा नहीं दिया। सोशल सिक्योरिटी मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल है, सॉरी मैंडेटरी नहीं है। एंड फंडिंग जो बोला था कि जो प्लेटफॉर्म है फंड करेगा सोशल सिक्योरिटी के लिए वर्कर्स का, वो फंडिंग में क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट का कंसर्न भी है, ओवर रेगुलेशन, इंक्रीजिंग प्लेटफॉर्म कॉस्ट, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, किक जॉब ही खत्म हो जाएगी, किल जॉब अगर ज़्यादा रेगुलेट कर दिए। इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, यूके में रीक्लासिफाइड ऊबर ड्राइवर्स एज वर्कर्स। यूके में ऐसा ऊबर ड्राइवर्स को वर्कर का दर्जा दिया जा चुका है, यू में दिया जा चुका है। इंडिया स्टिल वॉलंटरी वेलफेयर पे ही इंडिया रिलाई कर रहा है। नाउ वी विल सी हाउ इट प्रोसीड्स एंड थिंक क्लियरली व्हाट इज इथिकल डिलेमा। हल इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें क्या है, इसका नाम याद रखना है, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर। ये सिविलियन हेलीकॉप्टर है। ध्रुव जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था उसको उसी को कन्वर्ट कर दिया है NG हेलीकॉप्टर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इससे क्या होगा कि सिविलियन में आत्मनिर्भरता भारत में आएगी, इंडिया में। और डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन ने सर्टिफिकेट दे चुका है इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शक्ति सिविल इंजन बना रहा है, उसके लिए शक्ति सिविल इंजन उसको मान्यता दे चुका है DGCA क्या होता है, जो सिविल एविएशन होता है ना उसका रेगुलेटरी बॉडी है। क्या है, सिविल एविएशन का सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करता है ऑपरेशन, एयरवर्दीनेस, लाइसेंसिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड। किसके अंडर काम करता है ये DGCA, डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एंड इट इज़ रेगुलेटरी बॉडी बट नॉट स्टैट्यूटरी मतलब कोई लॉ नहीं है, लॉ इसको नहीं बनाया है, ये ध्यान रखना, नॉट स्टैट्यूटरी। सेबी है जो स्टैट्यूटरी है, RBI स्टैट्यूटरी है, बट ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ये बस रेगुलेटरी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में जान गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, जो कि प्रोडक्शन करता है डिफेंस, इंडियन पब्लिक सेक्टर डिफेंस। नाउ इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही नाम याद रखना है और बूस्ट होगा एयर एम्बुलेंस को, डिजास्टर मैनेजमेंट को, ऑफशोर ऑपरेशन को, टूरिज्म को। दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। एंड नाउ ताइवान का एम्ड एट जो फायर ड्रिल चल रहा है अपना, थोड़ा सा उनका अपना साइकोलॉजिकल गेम। ताइवान का लोकेशन ध्यान में रखना है, ताइवान कहाँ है, चाइना कहाँ है, और उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे हो सकता है। अगर लार्जर और न्यूज़ में आता है तो फिर उसका लार्जर इम्प्लीकेशन फिर आगे डील करेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है, अवेयरनेस होना है बस।